ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को स्कूल का वीडियो बनाते हुए देखते हैं। वो बता रही थी कि हमारे प्रिंसिपल ने झाओ को वापस स्कूल में इनवाइट किया है स्पीच देने के लिए। आप सब देर से पहुंचते हैं तो आपको आगे की सीटें नहीं मिल पाएंगी, बोलती है। अरे जियांग ने अपना सिर घुमाया क्यों है? तभी जियांग उसे मना करने लगती है खुद का फेस रिकॉर्ड करने से और भागते हुए अकर सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है। मेरे आंसू जब निकलते हैं जब भी मैं घबराती हूँ और मैं खुद से कंट्रोल खो देती हूँ। इस बार मेरा क्रश कौन है? नहीं, मुझे शांत होने की जरूरत है। 2 साल हो गए हैं और मैं आखिरकार उसे देखने जा रही हूँ। मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकती और खुद को शांत करने लगती है। तभी झाओ को देखती है जिससे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जब अकर देखने लगता है तभी जियांग भी वहाँ से बाहर निकल रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। झाओ जियांग को पहले से जानता था, सोचता है ये मेरी वही छोटी रोने वाली पड़ोसी है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक दिन झाओ हॉल में बैठा था, तभी उसे ऊपर वाले फ्लैट से किसी की जोर जोर से चिल्लाकर रोने की आवाज आने लगती है। जियांग खाना बना रही थी क्योंकि उसके मॉम डैड कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, लेकिन यहाँ जियांग से वो खाना जल जाता है और घबराने की वजह से वो रोने लगी थी। तभी वहाँ पर जाहो आता है और जल्दी से उसके किचन में आग लगता हुआ देखकर गैस को बंद करता है, जिससे ही पहली बार जियांग ने उसे देखा था। जाहो उसके लिए नूडल्स बना कर देता है और बोलता है तुम्हें अगली बार से अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम आकर मुझे नीचे बता सकती हो। और हाँ, इतना बुरा तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने की वजह से जियांग को यहाँ पर काफी रोना आ जाता है। ये उसकी चाइल्डहुड से ही आदत होती है। प्रेजेंट में वो यहाँ से झाओ को देखकर जाने लगती है क्योंकि इसका झाओ पर 2 सालों से क्रश था और तभी उसको चोट लग जाती है, जिससे वो जल्दी से माफी मांगते हुए फिर से रोने लगती है। क्योंकि वो अभी भी काफी घबराई हुई थी, इसलिए उसे ऑटोमेटिक रोना आ रहा था। तो झाओ से कहता है कोई बात नहीं, पर तुम रोना बंद करो। तभी वहाँ पर दूसरे टीचर आवाज लगाते हैं कि टाइम हो गया है और झाओ को अब आना होगा, जिससे वो कहता है तुम बाहर आ सकती हो। तो वो जाने लगती है, पर तभी फिर से वो झाओ से टकरा जाती है और जल्दी से माफी मांगने लगती है। वो कहता है कोई बात नहीं और टिश्यू पेपर का बॉक्स देते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग ने देख लिया था कि उसके आंसू के मार्क्स झाओ की टी शर्ट पर लगे थे और वो फिर से सोचने लगती है कि ये काफी एम्बैरेसिंग है। वहीं फिर से काफी तेज तेज रोने लगती है। बाद में हम देखते हैं कि हॉल में आकर झाओ अपना भाषण दे रहा होता है और बोल रहा था मेरा नाम झाओ है और मैं यहाँ वापस आकर बहुत ही खुद को ग्रेट फील कर रहा हूँ। अब मैं इस कॉलेज में आकर टीचर के पोजीशन पर आप सभी को भाषण दे रहा हूँ और वो भी ISI कॉलेज से निकला हुआ था और यही बात वो सभी को बता रहा था। यहाँ पर झाओ टीचर नहीं था, उसे बस स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया था। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि झाओ को ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या मुझे अभी भी याद करता होगा, इसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं वही रोने वाली बच्ची हूँ। तभी उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हें झाओ के बारे में पता है? ये ISI कॉलेज से निकला हुआ है और यहाँ का टॉप स्टूडेंट था और देखो ये यहाँ पर हमें भी मोटिवेट करने आया है क्योंकि हमारे फाइनल्स के एग्जाम आने वाले हैं। जिससे जियांग को और भी ज्यादा डाउट होने लगते हैं कि वही तो इतना ग्रेट पर्सन मुझ जैसे इंसान को क्यों याद रखेगा। बाद में भाषण खत्म हो जाता है और झाओ वहाँ से चला जाता है तो उसकी फ्रेंड उसे भी ले जाने लगती है। जियांग बोलती है कहाँ जाना है? तो वो बता रही है कि क्या तुम्हें नहीं पता है झाओ अपनी टीम के साथ सभी प्लेयर्स के साथ बास्केटबॉल खेलने वाला है, तो हमें भी चलकर उसे देखना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि वो फुटबॉल खेल रहा होता है और यहाँ पर ये सभी देख रहे होते हैं जिसमें जियांग भी होती है। पर तभी अचानक से एक फुटबॉल जियांग को हिट करने वाला था। झाओ उसे फुटबॉल को रोक लेता है और जियांग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो हाँ कहती है। फिर वो उसके सर पर सहलाते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो सभी लड़कियाँ जियांग के पास ही आ जाती हैं और पूछने लगती हैं क्या झाओ तुम्हें जानता था? उसने तो देखो तुम्हारे बालों को भी टच किया है, तुम कितनी लकी हो, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? ऐसे सब सवाल पूछने लगती हैं। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीन होता है और वो देखकर सोचने लगती है कि सीनियर इस जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। इधर जियांग तो फिर से घबराने की वजह से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिससे सभी लड़कियां पूछने लगती हैं तुम रो क्यों नहीं रही हो, हम तुमसे सीनियर के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन जियांग का तो ये चाइल्डहुड से ही आदत होता है, वो घबराई हुई स्थिति में रोने लगती है, इसलिए वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। घर पे आकर वह भी रेस्ट कर रही होती है तभी उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं जहाँ पे स्कूल की सभी गर्ल्स उसे सीनियर का यानी कि झाओ का ही वीचैट मांग रही होती है। जियांग रिप्लाई कर रही होती है मेरे पास उसका वीचैट नहीं है। तो वो सभी कह रही होती हैं हमें पता है तुम झूठ बोल रही हो, हम तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। पर जियांग कहती है मैं सच बोल रही हूँ कि मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो मेरे पास उसका वीचैट होगा।
पर वो सभी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, हमें पता है, पर अगर तुम नहीं देना चाहती हो तो तुम उसके वीचैट मोमेंट का ही फोटो भेज दो। पर ये सब बातों से जियांग काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके पास विचार ही नहीं होता, तो वो क्या ही देती है और फिर से जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी आवाज नीचे वाले फ्लैट में भी जा रही थी क्योंकि वो अभी तक वहीं रहता था। और वो सोचने लगता है कि मुझे पता था ये वही होगी और पता नहीं फिर से अब क्यों रो रही है। बाद में वो अपना फोन चला रहा था, तभी देखता है जिसमें एक पोस्ट दिखती है और वो अपने नूडल बनाए हुए पोस्ट को ही देखता है जिसमें नीचे लिखा हुआ था कि मुझे उससे प्यार हो गया है, जहाँ पर वो उसी लड़की की हेल्प की थी। और उसे पता चल जाता है कि जियांग को उसके ऊपर क्रॉस है और शायद वो उसे प्यार भी करती है। अगले दिन सुबह जियांग स्कूल के लिए लेट हो रही थी और वो जल्दी जल्दी से बन खाकर जा रही थी। तभी रास्ते में जाओ उसे देख लेता है और कहता है कि तुम क्या स्कूल जा रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियांग जल्दी से मना करने लगती है। वो कहता है मुझे पता है तुम लेट हो रही हो, तो बहाना मत बनाओ। रास्ते में जाते समय वो कहता है कि तुम पीछे बैठी हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से तुम अगली वाली सीट पर ही बैठना। तो वो फिर से रोने लगती है क्योंकि जब भी वो जाओ को देखती तो घबराई हुई रहती और जल्दी से माफी मांगने लगती। वो कहता है कि अरे मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा था, इसने कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तभी रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर झाओ से लाइसेंस मांगती है और उसका आईडी कार्ड भी। वो दिखाने लगते हैं पर पुलिस ऑफिसर की नजर जियांग पर भी जाती है, जिससे वो अभी आईडी मांगती है और पूछने लगती है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या कहीं इसने तुम्हें किडनैप किया है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। जियांग जल्दी से मना कर देती है। तब पुलिस ऑफिसर कहती है कि मैंने देखा तुम रो रही हो। तो वो बोलती है कि मेरी आंखों के जो आंसू वाली नली है वो ऐसी ही है और मुझे हर छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। जिस पे वो कहती है ठीक है, लेकिन तुम इसके साथ क्या कर रही हो? जिस पे वो बताती है कि ये मेरे पड़ोसी हैं और मेरे नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं, साथ ही मेरी स्कूल के सीनियर भी हैं, तो बस यही मुझे ड्रॉप कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आजकल काफी फ्रॉड हो रहे हैं और अगर तुम्हें स्कूल जाना ही है तो तुम कोई टैक्सी ले सकती हो। जिस पे वो कहती है हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। इधर झाओ तो बेचारा ये सब देखकर ही परेशान हो रहा होता है कि अचानक उन्हें क्या प्रॉब्लम हो गया है। फिर पुलिस ऑफिसर दोनों का आईडी कार्ड दे देती है और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। झाओ से पूछता है कि तुम्हारे पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, तो वो अपना टेस्ट मार्क्स बता देती है, जिससे वो कहता है इसका मतलब तुम स्टडी में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, तुम्हें कोई ट्यूटर हायर कर लेना चाहिए। तो वो अपने मॉम से मैसेज करके न्यू ट्यूटर हायर करने के लिए बोल देती है। जाओ फिर उसके क्लोज जाने लगता है तो वो जल्दी से घबराते हुए सोचने लगती है कि मुझे अभी किस मत करना क्योंकि मैंने प्याज वाले बन खाए हैं। लेकिन जाओ बस उसके सर पर लगे पत्तियों को हटा रहा था और उसे सीट बेल्ट लगाने को कहता है, जिससे जियांग फिर अपना सीट बेल्ट लगा लेती है। बाद में वो स्कूल से घर आती है तो देखती है उसके मॉम डैड खाना प्रिपेयर कर रहे हैं और आज का खाना काफी स्पेशल था। उसके बारे में पूछती है तो डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ लिया है और तुम्हारी मॉम को भी वो ट्यूशन टीचर काफी पसंद है। जिससे वो बोलती है कि मैंने आपको इतनी जल्दी ढूंढने के लिए तो नहीं कहा था। डैड बोलते हैं कि हमें और कहीं इतना अच्छा टीचर नहीं मिला और जल्दी ही मिल गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो तुम्हें टीचर से ही मतलब है ना। तो वो फिर कुछ नहीं बोलती और जल्दी से जाकर अपने लिए ढेर सारा खाना लेने लगती है कि आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो मैं आज बहुत ज्यादा खाने वाली हूँ। बाद में वो बाहर आती है तो देखती है सामने झाओ है और उसे पता चल जाता है कि आज टीचर आने वाले थे, तो झाओ ही है। इसका मतलब उसका ट्यूशन टीचर अब से झाओ ही रहने वाला है। ये देखकर उसे सदमा तो लगता ही है और बड़ा सदमा तब लगता है जब वो अपने हाथ में लिए हुए बोल में रखा राइस देखती है जो कि काफी ज्यादा था। वो सोचने लगती है कि मैं इसी टाइम ज्यादा खाना चाहती थी, लेकिन झाओ मुझे देखकर क्या सोचता होगा। और सच में झाओ भी उसके हाथ में लिया हुआ कटोरा देखकर सोच रहा था कि ये सच में कुछ ज्यादा ही खाना है। बाद में वो सभी खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर झाओ तो बहुत पहले ही खाना खत्म कर देता है, लेकिन जियांग तो बस खाती रहती है और वो इतना ज्यादा एम्बेरस हो रही थी कि ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। सोचने लगती है कि मैं इतना ज्यादा चावल ले ली हूँ कि मुझसे अब खाया भी नहीं जा रहा है। वो क्या सोच रहा होगा कि मैं जानबूझकर लेट लगा रही हूँ पढ़ाई के डर से। बाद में सभी खाना पीना खाकर जाने लगते हैं, जहाँ पर जियन भी अपना बुक लेकर जाने लगती है और उसके मॉम डैड ने ही फिक्स किया था कि झाओ के घर पर कोई नहीं रहता है तो वहाँ पर ठीक से पढ़ना आसान होगा। इसलिए जियंग उसके फ्लैट पर जा रही थी और काफी ज्यादा एम्बेरस हो रही थी कि मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा ट्यूशन टीचर
झाओ बनने वाला है जो कि मेरा क्रश है। अचानक से झाओ सीढ़ियों पर रुक जाता है और वो उसके क्लोज होकर बताता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरे मॉम डैड बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं और मेरा कोई ब्रदर नहीं है। तो वो हाँ बोलती है और जाते जाते सोचने लगती है कि क्या मतलब, अब हम दोनों अकेले ही रहने वाले हैं, ये तो और भी ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। बाद में घर पर आकर झाओ उसे स्लीपर देता है और वो पहन लेती है। फिर वो दोनों आकर बैठकर पढ़ने लगते हैं। जियांग अपना स्कूल का होमवर्क बना रही थी तो झाओ भी देख रहा था कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रही है, इसलिए उसके क्लोज आता है। पर जियांग अपना चेयर दूर कर लेती है। झाओ भी फिर से अपना चेयर उसके पास कर देता है और बोलता है कि पास ही बैठो, क्योंकि अगर तुम होमवर्क में कोई गलती करोगी तो मैं इसे देख पाऊंगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। जिस पे फिर वो अपना होमवर्क करने लगती है और फिर उसे चेक करने के लिए देती है। तो झो इसे चेक करने लगता है। जियांग उसे देख रही थी। जहाँ पर झो काफी हैंडसम लगता है तो उसके गालों को टच करने जाती है। झो के साइड देखने की वजह से गलती से जियांग के हाथ उसके लिप्स पे पड़ जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा घबराती है और जल्दी से कहती है कि मैं अब जा रही हूँ। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम देखो, तुमने जो कुछ भी बनाया है उसमें कितनी सारी गलतियां हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जियांग तो बस यही सोच रही थी कि क्या सच में झो ने मेरा हाथ पकड़ा है, और वो इसी बात में डूबी हुई थी। झाओ कहता है कि तुम अपना भी वीचैट दो ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर पाऊंगा और तुम्हें जो कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं तुम्हें वहां पर बता दूंगा, जिससे कि टाइम को कोई बर्बादी नहीं होगी और तुम घर पर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। तो वो अपना वॉइस वीचैट दे देती है और घर पे आकर काफी खुश होती है कि क्या सच में उसने मुझे वीचैट पर ऐड किया और देखो मेरे हाथ भी पकड़े हैं। फिर वो अपने पोस्ट पर हैंड के फोटो को भी पोस्ट कर देती है और यहाँ झाओ को भी उसका पोस्ट दिख जाता है और सोचने लगता है कि क्या गर्ल्स के हाथ सच में इतने छोटे होते हैं। इधर जियांग को यही डर था कि उसने आज जो कुछ भी हरकत करी है कहीं उसके वजह से झाओ को ये ना पता चल जाए कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो परेशान होने लगती है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और जियांग हर दिन झाओ से कोचिंग लेती रहती है। साथ में उन दोनों की क्लोजीनेस भी बढ़ती है। फिर ऐसा दिन आ जाता है, बस एग्जाम के मंथ ही रहने वाले थे, जहाँ पर झाओ कहता है अब से तुम्हें कोचिंग आने की जरूरत नहीं है और घर पर ही तुम हार्ड वर्क करो क्योंकि एग्जाम का अब कुछ ही टाइम बचा है। जियांग उदास होती है और पूछने लगती है पर क्यों? तो वो कहता है देखो, एग्जाम के टाइम में मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, तुम्हें सब कुछ खुद से ही करना है, तो प्रिपरेशन भी तुम्हें उसके लिए पहले से ही करनी पड़ेगी। जियांग सोचती है हाँ सच में तुम एग्जाम में तो मेरे साथ नहीं रहोगे और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैं अब ये कीमती पल और ज्यादा नहीं बिता पाऊंगी। और फिर वो उदास होती है। पर झाओ से कहता है तुम्हें मन लगाकर हार्ड वर्क करना है, इतने दिन से तुम हार्ड वर्क करती हो, इसे तुम जाया नहीं जाने दोगी। तो वो खुश होते हुए हाँ करती है कि मैं हार्ड वर्क जरूर करूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। बाद में हम देखते हैं कि जियांग एग्जाम देकर आ रही होती है और वो काफी खुश होती है। मॉम डैड उसका बाहर ही वेट कर रहे होते हैं। मॉम जल्दी से पूछने लगती है तुम्हारा एग्जाम कैसे गया? तो डैड मना करते हैं कि तुम अभी की बात कर रही हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि जियांग कितनी खुश है? रिजल्ट आने के बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। और कहते हैं चलो हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाया है। फिर वो सभी चले जाते हैं। इधर हम झाओ को देखते हैं जो कि अपने घर से ही जियांग को देख रहा था। उसका फ्रेंड बोलता है तुम यहाँ पर कब से उसका वेट कर रहे हो, क्या तुम उसे पूछोगी नहीं एग्जाम के बारे में? तो झाओ बोलता है मुझे पता है, उसके चेहरे से ही लग रहा था कि ग्रेजुएशन के एग्जाम उसने काफी अच्छे से क्लियर किया है। बाद में जियांग को देखते हैं जो कि घर आकर भी वीचैट पर ही देख रही होती है और बोलती है झाओ ने मुझे कोई भी मैसेज नहीं किया, आखिरी बार उसने बस मुझे एग्जाम के लिए हौसला बढ़ाने के लिए मैसेज किया था, पर 1 मंथ से उसे मेरी याद नहीं आई और वो मुझे भूल गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे नफरत करता है? यही सब फालतू बातें सोच रही होती है। फ्रेंड्स मैसेज कर ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म होने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं तो वो भी मान जाती है। फिर वो एक बार में आती है जहाँ से लिंग भी जा रही थी और उसे देखकर बोलने लगती है तुम तो जाओ की ही गर्लफ्रेंड हो ना, मैंने देखा है कि 1 मंथ से वो तुम्हें लेने नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बन गई हो? जियांग कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं झाओ की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और वो बस मेरा नेबर है, तो तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, रास्ते से हाथों मुझे अंदर जाना है। लेकिन लिंग तो उसके रास्ते में हटने का नाम ही नहीं ले रही होती है और कहती है मुझे पता है वो तुम्हें जरूर छोड़ देगा और देखना अब मैं उसके लिए तुमसे ज्यादा बेटर हूँ। जियांग उसकी बकवास सुनाने नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अंदर चली जाती है और आकर अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने लगती है। काफी उदास भी होती है कि झाओ को बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं कर रहा है और वो मुझ जैसे इंसान को सच में कैसे ही पसंद कर सकता है। तभी झाओ का मैसेज आता है जहाँ पर वो बोलता है तुम कैसी हो? तो वो कहती है ठीक। फिर वो पूछता है तुम अभी क्या कर रही हो? तो मैसेज कर बताती है मैं ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म होने के बाद सेलिब्रेट कर रही हूँ और अभी मैं एक बार में हूँ, और उसका नाम भी बता देती है। उसके बाद झाओ का कोई भी
भी रिप्लाई नहीं आता है तो वो फिर से उदास हो जाती है कि शायद उसने मुझे गलती से मैसेज कर दिया होगा, वरना 1 मंथ से वो मुझे तो मैसेज ही नहीं किया था। फिर वो अपने फ्रेंड के कंधे पर सिर रखकर इमोशनल होने लगती है और उदास भी होती हैं। तभी वहाँ पर लीन फिर से आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर अब अपने फ्रेंड्स पर दौरे डाल रही हो क्योंकि तुम्हें सीनियर झाओ ने छोड़ दिया है। जियांग की फ्रेंड कहती है, तुम्हें उसे क्या करना है या कुछ भी करे। तो लिंग कहती है, कुछ लोगों को अपनी औकात देख लेनी चाहिए। वही तो मैं सोचूं कि सीनियर जैसा पर्सन इस इंसान को कैसे पसंद कर सकता है जो हमेशा रोती हो। जिस पर 2 लड़के जो कि उनके साथ ड्रिंक करने आए होते हैं और साथ ही फ्रेंड होते हैं, वो बोलने लगते हैं लिंग को कि तुम्हें हमारे मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, ये जियांग और मिस्टर झाओ का मामला है, तो तुम्हें उसे क्या करना है। ये लोग कुछ भी करें, एक दूसरे को डेट करें या ना करें, इसमें तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो लिन उन दोनों को भी ताना मारने लगती है, लगता है इनकी दाल नहीं गली। तो अब ये लोग मुझसे जबान लड़ा रहे हैं और बोलती है, अब मिस्टर झाओ देखना मुझे पसंद करेगा क्योंकि मैं जियांग से काफी ब्यूटीफुल हूँ और ये तुम बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हो, ये हमेशा रोती रहती है। तभी वहाँ पर झाओ आ जाता है और बोलता है, ऐसा किसने कहा, और आकर वो जियांग को अपनी गोद में उठा लेता है। लिन उसे देखकर बोलने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। झाओ बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। ये देखकर तो लिन का मुंह बन जाता है और मिस्टर झाओ जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जियांग झाओ को पकड़कर बोलने लगती है, क्या सच में तुमने अंदर जो कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ये सच है। झाओ कहता है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पर वो झाओ को पकड़कर किस कर लेती है। तो झाओ कहता है, तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना, और वो भी उससे किस करने लगता है। फिर वो जियांग को खुद से दूर हटकर बैठने के लिए कहता है ताकि वो ड्राइव कर सके, लेकिन जियांग उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि जियांग जब उठती है तो वो देखती है कि ये तो झाओ का रूम है और सोचने लगती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फ्लैशबैक की सीन में हम देखते हैं कि जियांग काफी नशे में थी और वो आधी रात को ही अपने घर से उसके रूम में खिड़की के सहारे खुद कर चली आई थी और उसके फोटो को भी किस करके वहीं सो जाती थी। वो सोचने लगती है कि शायद इसके बारे में झाओ को नहीं पता होगा और मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिस्टर झाओ तो पहले से ही ये जानता है कि वो उसके रूम में खुद आई थी और वो उसके लिए लेटर भी लिखा था जहाँ पर वो बोलता है कि तुम नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर अपने रूम में चले जाना और उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। लेकिन वो लेटर नीचे गिर गया था जिससे जियांग उसे नहीं देख पाई थी। जियांग खिड़की के पास आती है और देखकर यही सोचने लगती है, मैं कमाल की हूँ, आखिर में इतनी बड़ी खिड़की के पास कैसे पहुँच गई। फिर हम बाद में देखते हैं वो अपना फोन देख रही थी जहाँ पर उसकी फ्रेंड पिक्चर सेंड करती है जिसमें मिस्टर झाओ ने उसे पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो हैरान होती है। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम सच में मिस्टर झाओ की गर्लफ्रेंड बन गई हो, वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। लेकिन वो कहती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन उसकी फ्रेंड उसके बातों पर कहाँ ट्रस्ट करने वाली थी। बाद में हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला था और मॉम, डैड और जियांग उसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। टाइम हो जाता है और वो लोग जल्दी से रिजल्ट देखते हैं जहाँ पर जियांग ने तो बस 630 मार्क्स किए थे, लेकिन उसके 650 मार्क्स आए थे जो कि फर्स्ट से भी ज्यादा होता और वहाँ पर वो काफी दिनों खुश होते हैं। जियांग जल्दी से अपने स्कूल का फोटो खींच लेती है और बोलती है, मुझे थोड़ा आराम करना है। मॉम डैड से दूर आकर अपने रूम में जल्दी से उसको सबसे पहले जॉ के पास सेंड करती है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में इतना स्कोर किया है और मैं अब तुम्हारे यूनिवर्सिटी में ही आगे की पढ़ाई पढ़ सकती हूँ। जॉ भी रिप्लाई देता है कि हाँ, और वो भी काफी खुश होता है कि मुझे पता था तुम बहुत अच्छा करोगे। मिस्टर जॉ ट्रिप पर आया होता है क्योंकि उसे रिसर्च के मामले में बाहर आना था। कुछ दिन बिताते हैं और यहाँ पर जियांग फिर से उदास होती है कि मिस्टर जॉ उसे बिल्कुल भी मैसेज नहीं कर रहा है। तभी उसके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अप्लाई किया था उसका एडमिशन लेटर भी आ गया है। वो काफी खुश होती है और जल्दी से जाकर अपना एडमिशन लेटर लेती है। मॉम डैड को दिखाने लगती है, मेरा सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, जिसे देखकर मॉम डैड भी काफी खुश होते हैं कि हमें पता था हमारी बेटी कुछ अच्छा ही करेगी। मॉम डैड बताते हैं कि ये सर मिस्टर झाओ की वजह से ही हुआ है, तो तुम्हें जाकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। हमें सुना है वो ट्रिप से वापस आ गया है। ये सुनकर तो जियांग को और भी ज्यादा खुशी होती है और वो जल्दी से भागते हुए सीधे जाकर मिस्टर झाओ के डोर को नॉक करने लगती है। जब वो खुलता है तो बिना देखे उसे हक कर लेती है कि देखो, मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिल गया है, अब हम हमेशा साथ में रह पाएंगे और एक दूसरे को देख पाएंगे। तो वो भी खुश होता है और बोलता है, हाँ, मुझे इसके बारे में पता चला है।
जब जियांग देखती है तो मिस्टर जाओ ने कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो अभी अभी शाल लेकर आया होता है। ये देखकर वो काफी शॉक थी। तभी वहाँ जाओ के मॉम डैड भी आ जाते हैं और ये सीन देखकर वो तो सोचने लगते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। जियांग तो जल्दी से घबराने लगती है और अंकल आंटी को हेलो कहकर वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। अंदर जाकर जाओ को मॉम डैड एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो मिस्टर जाओ बताता है, हाँ हाँ मॉम, आप सही सोच रही हैं, मैं जियांग को डेट करने जा रहा हूँ। मॉम तो खुश होती हैं पर डैड यहाँ पर डाउट करने लगते हैं कि क्या सच में? मुझे नहीं लगता कि मेरा सन किसी को डेट भी कर सकता है। जहाँ तक मुझे पता था तो इसे सिर्फ फुटबॉल और स्टडी से ही प्यार था। मॉम तो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि मुझे जाकर ऊपर वाले नेबर को इनके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन जाओ जल्दी से रोक देता है कि आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, अभी हमने डेट करना स्टार्ट नहीं किया है और इससे वो लोग डर जाएंगे। जिससे मॉम मान जाती हैं और कहती हैं कितना अच्छा रहेगा ना कि हम दोनों फैमिली आपस में मिल जाएंगे। और वो लड़की भी कितनी ब्यूटीफुल थी, मुझे तो वो बहुत पसंद है। डैड भी बहुत खुश होते हैं। इधर जियांग बहुत ज्यादा एम्बेरस कर रही होती है कि उसने कैसे जाओ को बिना कपड़ों के हक कर लिया था और उसके मॉम डैड के सामने इसी बात को लेकर चिंता कर रही थी। पर फिर याद करने लगती है कि झाओ की बॉडी काफी अट्रैक्टिव थी और वो काफी हैंडसम दिख रहा था। इधर हम झाओ को देखते हैं जो कि उसी का पोस्ट चेक कर रहा था और देखता है कि जियांग ने लिखा है मुझे उसका हैंडसम बॉडी चाहिए। और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है उसने कभी मेरे सामने तो ये बात कहने की हिम्मत नहीं की। बाद में हम देखते हैं कि वो जियांग के पास आकर डोर नॉक करता है। जियांग डोर खोलती है तो वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तो वो मान जाती है। बाद में जाओ उसे एक ब्यूटीफुल प्लेस पर ले जाता है तो वो पूछती है क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो? जाओ उसे फेयर वर्कर ग्लांस देने के लिए देता है और पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? वो बोलती है मुझे ये बहुत पसंद है। जाओ बोलता है हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद है। वो कहती है मुझे तुम भी पसंद हो। जाओ तो हंसने लगता है। वो कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लूंगी, तुम उस दिन मेरा साइड लेने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बताया होगा। पर जाओ से रोकते हुए कहता है मुझे भी तुम्हारे लिए सेम फीलिंग्स ही है जैसा तुम मेरे लिए फील करती हो। और बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तो वो खुश होते हुए हाँ कहती है। जाओ और वो दोनों किस करते हैं। वो सोचती है मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, झाओ सच में मुझे पसंद करता है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो, पर फिर भी मैं इसी सपने में रहना चाहती हूँ। फिर घर आता है तो अपनी मॉम डैड को देखकर डर ही जाता है और बोलने लगता है आधी रात को आप दोनों सोने की वजह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मॉम जल्दी से पूछती है तुम दोनों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? तो वो बोलता है हाँ वो मेरे साथ में रहने के लिए मान गई है। जिस पर मॉम काफी खुश हो जाती है कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की अब हमारी डॉटर इन लॉ बनेगी, हम जल्दी ही जाकर उसकी फैमिली से बात कर लेंगे। पर झाओ उन्हें रोकता है और बोलता है मॉम आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? अभी वो सिर्फ 18 साल की है, आपको लगता है कि उसके मॉम डैड मानेंगे? मॉम कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सब डैड पर छोड़ दो। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब सोकर उठती है तो वो बोलती है मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, मॉम मेरे लिए बना दो। लेकिन तभी वो देखती है कि झाओ की फैमिली और उसकी फैमिली बैठकर बात कर रहे हैं। वो सोचने लगती है कि झाओ की फैमिली वाले यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी उसे दिमाग में आता है मैं तो अभी भी सोकर उठी हूँ और मुझे इन्हें सभी ऐसे ही देख रहे हैं, इसलिए जल्दी से भागकर जाकर खुद को ड्रेसअप करने लगती हैं और बाहर आती हैं। मॉम बोल रही होती हैं हमने सुना है कि आपकी डॉटर ने हमारे सन की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लिया है। तो मॉम हाँ कहती हैं और बोलती हैं ये सब आपके सन की वजह से हुआ है, वो एक टॉप स्टूडेंट रहा है इसलिए हमारी डॉटर की भी अच्छे मार्क्स आए हैं और सेम कॉलेज में एडमिशन हो पाया। तो मॉम भी मौका देखकर कहने लगती हैं मेरा सन अब से आपका भी सन है और अगर आप को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक बता दीजिएगा। मॉम ये सुनकर कंफ्यूज थे लेकिन जाओ की मॉम ने थोड़ा सा हिंट उन्हें दे ही दिया था। इधर जियांग को देखते हैं जो कि इशारों में ही जाओ से पूछ रही होती है तुम्हारी फैमिली वाले यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वो मन में ही सोच रहा था मैं एक दिन तुमसे मैरिज करने के लिए तुम्हारी फैमिली वालों को जरूर मना लूंगा। बाद में हम देखते हैं जियांग दूसरे सिटी में थी क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी वहीं पर थी। तो वो कॉल कर झाओ से पूछती है तुम कब लेने आ रहे हो? वो बोलता है मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे रिसर्च के लिए जरूरी काम आ गया है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर रजिस्ट्रेशन करा लूंगी। और वो जाने वाली होती है तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड हाँ भी आ जाता है और बोलता है चलो हम साथ में ही चलते हैं एडमिशन कराने, जिस पर वो मान जाती है। वो दोनों जाने लगते हैं लेकिन झाओ वहाँ पर आकर हेलो बोलता है। जियांग तो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और जाकर उसे हक कर कहती है तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। वो बोलता है तुम मेरे यूनिवर्सिटी में आ रही हो और मैं कैसे तुम्हें लेने नहीं आता, तुम अकेले सब कुछ कैसे करोगी? तो वो काफी खुश होती है। वो दोनों जाने लगते हैं लेकिन तभी झाओ देखता है कि हाँ भी वहाँ पर है, इसलिए वो उसे कहता है चलो हमारे साथ ही, मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर दूंगा। वह वो बोलता है नहीं मैं खुद से चल जाऊंगा और सोचता है मैं नहीं चाहता कि रास्ते में मैं तुम दोनों के प्यार भरे बातों को सुनूं।
यहाँ पर फील हो रहा था कि शायद वो जियांग को लाइक करता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को अभी नहीं बता पाया था। फिर वो अपना टैक्सी देखता है तो उसका किराया काफी महंगा था, जिस वजह से वो अपने लिए गए डिसीजन पे काफी बुरा फील करने लगता है और जल्दी से जाकर जाओ और जियांग को रोकते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मैं अभी सिटी में नया हूँ तो मुझे तुम दोनों के साथ ही चलना चाहिए। बाद में हम देखते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, जहाँ पर हान कहता है कि मेरा काउंटर दूसरी तरफ है तो मैं अब जा रहा हूँ। जियांग बाय कह देती है, हान वहाँ से चला जाता है। ये दोनों फिर अपना रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और बोलने लगती हैं, क्या तुम यहाँ पर नए हो? अगर तुम्हें हमसे हेल्प चाहिए तो तुम हमें वीचैट पर ऐड कर सकते हो। पर जाओ तो मना कर देता है और बोलता है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से वो दोनों लड़कियाँ मुंह बनाकर चली जाती हैं। जियांग फिर जाकर अपना रूम सेट करने लगती है और झाओ भी उसकी मदद कर रहा होता है। जियांग उसे देखकर सोचती है, मैंने इसके खाने टेस्ट किए हैं, स्टडी में भी है, अच्छा है, पर मैंने नहीं सोचा था कि ये बेड ठीक करने में भी काफी बेटर है। देखो तो कैसे मेरा सामान सब अरेंज कर दिया है। फिर जियांग के घबराने की वजह से परेशान होने लगी थी तो जाओ ये देख जल्दी से आकर उसकी केयर करने लगता है, तुम्हें क्या हो गया? तो वो बोलती है, कुछ नहीं। जाओ बोलता है, तुम्हें अब खाना खाने चलना चाहिए, चलो मैं तुम्हें कैंटीन भी दिखा देता हूँ। और फिर उसे कैंटीन में ले जाता है और बोलता है, अब से तुम्हें यहीं पर खाना है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जियांग फिर अपने रूम में आती है और वो अपना स्कोर डिसाइड कर रही होती है कि उसे इस यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। उसकी रूममेट होती है, वो यही बोल रही होती है कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी हार्ड एग्जाम लेती है और इसके सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले साल हमारा सीनियर टॉप आया था और यही नहीं बल्कि उससे भी पिछले साल यही टॉप आया था, यानी कि पिछले 2 सालों से वो टॉप आ रहा है। जियांग तो उसके बारे में जानती थी और वो पूछने लगती है, क्या सच में वो इस यूनिवर्सिटी में भी सबसे टॉप पर आता है? तो उसकी रूममेट हान बोलती है और कहती है, मैंने जाओ को देखा है, वो काफ़ी हैंडसम है और पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ उसे डेट करना चाहती हैं, पर उसकी शायद 2 साल से ऑलरेडी दूसरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो किसी और की तरफ नजर भी नहीं डालता। ये सुनकर तो जियांग के होश उड़ जाते हैं और सोचने लगती है, मैं तो उसे बस 1 मंथ से डेट कर रही हूँ और उसकी 2 साल पहले से गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा था और वो काफी सैड होती है। इधर हम जाओ को देखते हैं जो कि जियांग को मैसेज भेजा था पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो वो सोचने लगता है दूसरे दिन तो जियांग काफी जल्दी मैसेज का रिप्लाई कर देती है, पर अब क्या हो गया है। इधर उसका फ्रेंड देखता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है तो वो बोलने लगता है, अरे तुमने 2 साल से रिलेशन में हो पर अभी तक बस चैट पर ही बात कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फिगर काफी अच्छा है, तुम मुझे उसे कब मिलवा रहे हो? तो जहाँ उसे गुस्सा कर देता है और बकवास करने से मना करता है, लेकिन वो बोलता है, मैंने तो सुना कि वो अब इसी यूनिवर्सिटी में आ गई है तो तुम देखना मैं उसे कभी ना कभी मिलकर तो रहूंगा ही। नेक्स्ट डे जियांग जा रही होती है और उसे क्लास का पता नहीं था, इसलिए एक लड़की से पूछती है तो वो लड़की उसे बता देती है। तभी जाते हुए चाहो का फ्रेंड देख लेता है और उसे लगता है कि मुझे ये लड़की चाहो की गर्लफ्रेंड की तरह क्यों लग रही है, और वो सभी ये बात सुन लेते हैं तो वो पूछने लगते हैं, पर उसका फ्रेंड बोलता है, अरे चल चलो हमें क्लास के लिए जा रहे हो। इधर हम देखते हैं कि जियांग जब जा रही थी तो उसके रोने की वजह से सभी लोगों को पता चल गया था और लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि इसके पास कुछ और ही शक्तियां हैं और ये काफी तेज से रोती है, जिसकी वजह से बहुत सारे धूनी तरंगे निकलती हैं। जियांग सभी को खुद की तरफ ऐसे दिखते हुए घबराने लगती है और जाकर काफी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि पहले तो उसे ऐसा लग रहा था कि झाओ ने उसे धोखा दिया है और अब लोगों से भूली हुई देख उसे और बुरा लगने लगता है। झाओ इधर देख लेता है कि यूनिवर्सिटी में जियांग की फोटो पोस्ट की गई है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जल्दी वहाँ आता है जहाँ पर 2 लड़कियाँ स्पीकर लेकर खड़ी थी जियांग के रोने की आवाज सुनने के लिए। क्या इसमें खास है? तभी वहाँ पर झाओ उन दोनों को भगा देता है और जल्दी से उसके पास आते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जियांग तो उसे गुस्सा होने लगती है और बोलती है, मुझे तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है, क्या हुआ? तो वो बोलती है, उन लोगों ने मुझे अजीब इंसान कहा है और मैं हमेशा रूठी रहती हूँ, इसलिए कहीं तुम भी मेरे साथ तो नहीं रह रहे हो? पर वो बोलता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो वो कहती है, फिर तुमने क्या, मेरे से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? तो वो बोलता है, नहीं, जिससे वो और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, इसका मतलब तुम्हारी 2 साल से गर्लफ्रेंड है और तुम बस मुझे धोखा दे रहे थे। तो वो बोलता है, पहले तो तुम चुप हो जाओ, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। और जहाँ तक बात हुई गर्लफ्रेंड की, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुमने झूठी अफवाह सुनी है। बाद में हम देखते हैं कि दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पर जाओ अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोलता है, तुमने जो ये अफवाह झूठी फैलाई है उसे जल्दी आकर मेरी गर्लफ्रेंड को एक्सप्लेन करो, तुम्हारी वजह से हम दोनों का रिलेशन खराब होने वाला है। बाद में हम देखते हैं कि वो तीनों बैठे होते हैं।
जहाँ पर झाओ अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है, ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम जियू है और इसे बस गलतफहमी थी कि मेरी 2 साल से गर्लफ्रेंड है, पर ऐसा कोई बात नहीं है। जियू से बोलता है जल्दी से एक्सप्लेन करो। तो जियू बोलता है मुझे लगा था इसे बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं, पर ये किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता, तो शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। और वो बताने लगता है कि कौन कौन लड़कियां इसे प्रपोज करती हैं, जिस पर झाओ छुप कर कहता है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर मेरा रिलेशन बनाने आए हो या बिगाड़ने। इससे आगे जियू फिर कुछ नहीं बोलता। झाओ जियंग से बोलता है तुमने सब कुछ सुन लिया ना, अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। तो वो हाँ बोलती है। फिर झाओ उसे हॉस्टल छोड़ने आता है और उसे किस करने जाता है, पर वो बताती है कि वार्डन हमें देख रही है, जिस पर झाओ फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जियंग फिर से वापस आती है, जहाँ पर वार्डन उसे नहीं देख पाती और फिर वो झाओ को किस करती है। अचानक के किस से झाओ काफी सरप्राइज होता है। बाद में वो फिर अंदर आती है तो उसकी फ्रेंड बाहर ही वेट कर रही थी और वो उसे पूछने लगती है तुम्हें सीनियर झाओ क्यों छोड़ने यहाँ पर आया था, कहीं तुम दोनों के बीच। तो वो जल्दी से उसका मुंह बंद करने लगती है और बोलती है हाँ हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं, हम 2 साल से नहीं डेट कर रहे हैं। ये सुनकर तो उसकी रूममेट काफी खुश हो जाती है कि उसकी साथ वाली फ्रेंड एक इतने पॉपुलर इंसान को डेट कर रही है और कहती है तुम तो कमाल की हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना हैंडसम पर्सन होगा। फिर उसकी फ्रेंड कहती है चलो हमें खाना खाने चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर झाओ अपने रूम में आता है, तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड गु आकर उसे पोस्ट दिखाता है कि किसी ने तुम दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, उन सभी को पता चल गया है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। झाओ यहाँ पर कुछ सोचता है। बाद में वो दोनों क्लब में होते हैं और सभी फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किए होते हैं। यहाँ पर झाओ अपने और जियांग के रिलेशन के बारे में सभी को बता देता है और फिर गाना गाकर भी सभी को सुनाता है। सभी काफी खुश होते हैं और उनकी रिलेशन के लिए क्लैपिंग करते हैं, फिर उन्हें किस करने के लिए बोलते हैं। ये सब हान भी देख रहा होता है और वो काफी उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। सभी फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए और जो कोई भी हारेगा वो ड्रिंक करेगा, पर झाओ जल्दी से बोलने लगता है जियांग ड्रिंक नहीं कर सकती। इसके बदले में झाओ ड्रिंक कर रहा था, तभी तो सभी चिल्लाने लगते हैं कि वो जियांग की कितनी केयर कर रहा है। फिर वो सभी गेम खेलते हैं, जहाँ पर जब जियांग हार रही थी तो उसके बदले में झाओ ड्रिंक कर रहा था और वो इसी तरीके से काफी नशे में हो जाता है। उसे अपने सभी फ्रेंड्स बहुत ही अजीब तरीके से फनी दिख रहे होते हैं और वो हंसने लगता है। जियांग बोलती है तुम सच में काफी ड्रिंक कर चुकी हो और अब बस करो, हमें चलना चाहिए। फिर वो उसे संभाल कर ले जाने लगती है। बाहर आकर झाओ बोलता है मुझे बाथरूम जाना है और वहाँ से चला जाता है। जियांग उसे संभाल कर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जियांग खड़ी होती है, तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहीं पर हो। तो वो कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो बोलती है हाँ बताओ। तो वो बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे पता है कि तुम झाओ के साथ हो और वो काफी अच्छा है, मैं उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताना चाहता था। वो कहती है मैं समझ सकती हूँ और अच्छा बात है कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं भी झाओ के साथ हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे हाई स्कूल से ही तुम सबसे अच्छे फ्रेंड हो और आगे भी हम फ्रेंड रहेंगे। हान यहाँ पर समझ जाता है और वो देखता है कि झाओ भी वहाँ पर उन्हें देख रहा है, तो वो कहता है ठीक है मैं अब यहाँ से चल रहा हूँ। तो वो उसे बाय कर देती है और हान वहाँ से चला जाता है। झाओ फिर बाहर आता है तो जियांग डर ही जाती है कि वो कब आ गया बाथरूम से और पूछती है क्या तुम ठीक हो, और उसे समझाने लगती है, पर झाओ कहता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ट्रस्ट है और हम दोनों की रिलेशन को कोई नहीं तोड़ सकता। जियांग की फिर छुट्टियां हो जाती हैं और वो घर आती है तो देखती है उसके मॉम डैड कहीं जा रहे हैं, तो पूछने लगती है आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं। मॉम बताती हैं हमने पड़ोसी वाले फ्लैट से यानी मिस्टर झाओ के पेरेंट्स से आज की डिनर फिक्स की है, तो हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। जियांग तो सोचने लगती है कि इतनी जल्दी क्या है। फिर दोनों फैमिली होटल में डिनर करने के लिए आती है। झाओ की मॉम कहती है हमें अब रिलेशन पक्का कर देना चाहिए, ये लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को भी काफी अच्छे से जान चुके हैं। तो जियांग की भी मॉम कहती है हाँ मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका सैन काफी टैलेंटेड है, उसकी मदद से ही मेरी डॉटर भी आज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पा रही है। तो मॉम कहती है अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका तो ये कर्तव्य है करना, और इतना तेज होने का फायदा ही क्या जब वो आपकी डॉटर की मदद न कर सके। वैसे मुझे एक डॉटर चाहिए थी और देखो मुझे कितनी ब्यूटीफुल डॉटर मिल भी रही है। जियांग के फादर कहते हैं हमारी डॉटर को थोड़ा रोने का प्रॉब्लम है, एक बार तो वो इतना ज्यादा रोई थी कि क्लास ही फूट गया था। तो झाओ के पेरेंट्स
पेरेंट्स भी बोलते हैं, अरे हमारे बेटे में भी प्रॉब्लम थी पर हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि ये मानसिक प्रॉब्लम नहीं बल्कि इसका IQ लेवल ही तेज है। ये सब नॉर्मल बातें हैं, यहाँ पर हमारी रिलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों फैमिली खुश होते हैं। जियांग और जाओ बाहर आते हैं जहाँ पर जाओ उसे बलून देता है और वो दोनों एक ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने लगते हैं ब्रिज पर खड़े होकर और एक दूसरे को किस करते हैं। ड्रामा के सभी सीन से ये सीन काफी ही ब्यूटीफुल था। बाद में छुट्टियां खत्म हो जाती हैं इसलिए वो दोनों जा रहे थे। दोनों फैमिली वाले उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और वो दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नाइट में जाओ और जियांग एक टेंट लगाकर बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पर एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। जाओ कहता है, तुमने हमारी दोनों की फोटो अपने रूम में लगाई है, जिसे सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और पूछने लगती है, तुम्हें ये बात कैसे पता है? तो जाओ बताता है, तुम्हारे मॉम डैड ने मेरे मॉम डैड को घर ले गए थे और उन्होंने तुम्हारा रूम भी दिखाया था जहाँ पर मेरी और तुम्हारी फोटो लगी हुई थी। वो तो परेशान होने लगती है, मॉम डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मेरी पर्सनल रूम थी। तो जाओ कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारी मैरिज के बाद कोई भी चीज पर्सनल नहीं होगी। इधर हम उनके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि झाड़ियों से छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं और रूम की बात सुनकर यही सोचने लगते हैं कि शायद कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं रहते। पर दूसरी फ्रेंड कहती है, हमने बस आधी बात सुनी है, पूरी नहीं, तो हमें बकवास बातें नहीं सोचनी चाहिए। इधर जाओ एक तारा टूटते हुए देखता है और वो ज्ञान को दिखाता है। जियांग तो पहली बार जिंदगी में तारा टूटते हुए देखती है और वो काफी खुश भी होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर तो उनके फ्रेंड्स काफी शोर करने लगते हैं, जिसे जाओ को पता चल जाता है कि ये लोग छुपकर उसे देख रहे हैं। तो बोलता है, बस बहुत हो गया, तुम लोग देख चुके हैं ना, अब बाहर आ जाओ। तो यहाँ पर उन सभी की पोल खुल जाती है और वो एक ही करके बाहर निकलते हैं। जियांग तो काफी एम्बेरस्ड होने लगती है। नेक्स्ट डे हम जियांग के रूममेट को देखते हैं जो कि बैठे हुए फोन चला रही थी। तभी वो देखती है कि उसे किसी ने ग्रुप में ऐड कर दिया है, झाओ के ग्रुप में। तो वो गुस्से में बोलने लगती है, किसने मुझे ऐड किया? उधर से झाओ मैसेज करता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे मैरिज के लिए जियांग को प्रपोज करना है, तो क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो? तो वो खुश होकर मान जाती है। ये दोनों चार्ट पे बातें कर रहे होते हैं और प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आती है। अपनी रूममेट को इतना खुश देखकर पूछने लगती है, तुम आज इतना खुश क्यों हो रही हो? तो वो जल्दी से अपना फोन छिपाने लगती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और बोलती है, एक्चुअली मुझे बाहर जाना है थोड़े टाइम के लिए, और भाग जाती है। जियांग सोचने लगती है कि ये आज इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रही है। साथ ही में जाओ भी कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। बाद में हम देखते हैं कि रूममेट जियांग को बाहर लेकर जाती है, जिसपे जियांग कह रही थी, यार हम तो स्कूल में जाना है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उसकी फ्रेंड बोल रही थी, अरे हम बस ऐसे क्यों घूमने नहीं आ सकते? तभी वहाँ पर जियांग देखती हैं कि ग्यू वीडियो बना रहा है। तो बोलने लगती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है और हमारी वीडियो क्यों बना रहा है? तो उसकी फ्रेंड बोलती है, अरे उसने बस पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया है, ऐसे ही लोगों की वीडियो बनाता रहता है, तुम उस पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। तो वो बोलती है, कहाँ? फिर उसकी फ्रेंड धक्का दे देती है और वो सीधे जाकर पहुँचती है वहीं पर जहाँ पर उसके लिए झाओ ने डेकोरेशन किया होता है और वहाँ पर वो बुक लेकर खड़ा था। जियांग तो समझ जाती है कि ये सब उसके झाओ ने उसे प्रपोज करने के लिए डेकोरेट किया है। जाओ नीड ऑन होकर उसे रिंग देते हुए बोलता है, बहुत टाइम हो गया है ना, अब डिबेट नहीं करना चाहता, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? तो वो हाँ बोल देती है और जाओ उसे रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। तभी वहाँ पर सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन्होंने कांग्रेचुलेशन करते हैं। जियांग देखती है कि सब चीज का जियो वीडियो बना रहा है तो वो तो परेशान होने लगती है, मैंने अपनी पसंदीदा ड्रेस तो पहनी ही नहीं थी, वो भी अपने मैरिज के प्रपोजल पर, और वो उसे ब्लेम करने लगती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? देखो मैं कितनी छोटी लग रही हूँ, मैंने अपनी हाई हील भी नहीं पहनी है। तो वो उसे चुप कराने लगता है, अरे चुप हो जाओ, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन वो तो मरने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी वहाँ पर दोनों फैमिली वाले भी पहुँच जाते हैं। उन्होंने साथ में देखकर खुश होते हैं। बाद में वो दोनों बात कर रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। जियांग फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। उसकी फ्रेंड कहती है, अब तुम झाओ से मिलने जाओगी? तो वो हाँ कर देती है। उसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है हान कि फाइनली तुम लोग अब साथ में रहोगे। जियांग फिर जल्दी से झाओ से मिलने आती है। उसे देखकर वही सोचने लगती है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा क्रश आज मेरा हस्बैंड बनने वाला है। और वो सभी सीन सोचने लगती है कि उसने कैसे चुपके से झाओ की पिक्चर क्लिक की थी। पर प्रेजेंट में वो सीन में अचानक से झाओ उसके पास आ जाता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं और साथ में सेल्फी लेते हैं। फिर वो दोनों भागते हुए सभी स्कूल का शेयर भी करते हैं और साथ में अच्छे मोमेंट एंजॉय करते हैं। फिर उन दोनों की मैरिज हो जाती है। नाइट में वो दोनों बैठे थे तो जियांग उसे यही बात कर रही थी कि हमारी तो मैरिज हो गई है। वो बोलता है, हाँ पर क्या हुआ? तो वो बोलती है, मुझे ये सब एक ड्रीम की तरह दिख रहा है।
जाओ बोलता है, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम वीचैट पर हर बार पोस्ट करती थी, पर अब क्या हो गया? मैं कई दिनों से तुम्हारी पोस्ट का वेट कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम क्या सोच रही हो आजकल। वो कहती है, क्या तुम्हें मेरा वीचैट आईडी पता है? तो वो हाँ बोलता है। तो वो काफी इम्प्रेस होने लगती है कि उसने उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था और ये भी कि वो उसके साथ क्या करना चाहती है। वो पूछने लगती है, तुम्हें ये सब कब पता चला? वो कहता है, जब मैं तुम्हारे स्कूल में भाषण देने गया था। उसी दिन जियांग एम्बेरसिंग फील करने लगती है कि उस टाइम तो हम साथ भी नहीं थे और खुद को ब्लैंकेट के अंदर हाइड कर लेती है। जाओ उसे यही कह रहा था, तुम तो उस टाइम मेरे से चिपके रहना चाहती थी, देखो अब हम लोगों का मैरिज हो गया है। और जाओ भी उसके अंदर आ जाता है और बोलता है, अब हम साथ में हैं तो तुम्हें कुछ भी एम्बेरस करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।